सो सरफेस टेंशन में जो डेफिनेशन है या उसका कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। उसके पहले थोड़ा कुछ डेफिनेशंस, थोड़ा कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ये जो सरफेस टेंशन है, ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। सो ये एक प्रॉपर्टी है ऑफ लिक्विड, बोल सकते हो आप, एट रेस्ट पॉइंट पे। जब आपका लिक्विड रेस्ट पे रहेगा तो ये प्रॉपर्टी जनरेट होती है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन चालू करने से पहले मैं एक डेफिनेशन को चालू करूंगा, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मेरे साथ साथ ही लिखो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। एनी मॉलिक्यूल, अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या होता है? एनी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। एनी मॉलिक्यूल्स attract each other by some force is called intermolecular forces। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जो अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बाय सम फोर्स, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। व्हाट इट? सिंपल डेफिनेशन है। हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हर एक पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में अभी जस्ट हम लोग ने एक डेफिनेशन लिखी, ये फोर्सेस के दो टाइप्स आता है। पहले टाइप को बोला जाता है कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का टाइप है, दैट इज कॉल्ड अधेसिव फोर्स। Got it? Cohesive force and adhesive force, these are the two types of intermolecular forces। अभी ये कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है? कोहेसिव का मतलब देखो, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है। कोहेसिव फोर्स क्या है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच का क्या है? फोर्स है। लेकिन वो मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, सेम सब्सटेंस। और अधेसिव का भी मतलब फोर्स ही है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए? डिफरेंट सब्सटेंस। नीट आई का? कोहेसिव, कोहेसिव का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ही एक टाइप है। अधेसिव फोर्स भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ही टाइप है। लेकिन ये दोनों में फर्क क्या है? ये कोहेसिव फोर्स आपको सेम सब्सटेंस में दिखाई देगा और ये अधेसिव फोर्स आपको डिफरेंट सब्सटेंस में दिखाई देगा। सो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स of a same substance is called cohesive force। अंडरलाइन करो, सेम सब्सटेंस। मैं अभी आपको समझाता हूं एग्जांपल से। कोहेसिव फोर्स, दैट इज अ फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स of a same substance is called cohesive force। Got it? अब ये adhesive force की डेफिनेशन लिखते हैं। The force between two molecules
of different substances is called adhesive force. Am I right guys? adhesive का मतलब होता है डिफरेंट सब्सटेंस के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं, दैट इज कॉल्ड adhesive फोर्स, अंडरलाइन डिफरेंट सब्सटेंसेस. तो जहां पे सेम सब्सटेंस के फोर्स कोहेसिव, डिफरेंट सब्सटेंस के फोर्स adhesive. Got it? Now ऑल ऑफ यू, ये जो कोहेसिव फोर्स है सबसे स्ट्रांग होता है. दिस इज द स्ट्रांगेस्ट इन सॉलिड. कोहेसिव फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है सॉलिड मैटर में, एंड वीकेस्ट इन लिक्विड एंड गैसियस मैटर में. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कोहेसिव फोर्स सबसे स्ट्रांग सॉलिड में होता है और सबसे वीक गैसियस एंड लिक्विड फॉर्म में होता है. ओके, और इसके वजह से देयरफॉर ये स्ट्रांगेस्ट इन सॉलिड है ना. कोहेसिव फोर्स सबसे सॉलिड में ही स्ट्रांगेस्ट है. देयरफॉर सॉलिड हैव डेफिनेट शेप. इसके लिए तो सॉलिड क्या बनाता है? अपना खुद का डेफिनेट शेप बनाता है. सॉलिड माहित है ना, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो अपना शेप कैसे बनाता है? डेफिनेट शेप बनाता है. लिक्विड और गैस ये अपना डेफिनेट शेप नहीं बनाता. क्यों नहीं बनाता? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है. इसके लिए वो अपना खुद का शेप नहीं बनाता. लेकिन सॉलिड वो अपना खुद का शेप डेफिनेटली बनाएगा. क्यों बनाएगा? क्योंकि सॉलिड में कोहेसिव फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या रहते हैं? स्ट्रांग रहते हैं. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? किसी ने पूछा सॉलिड का शेप डेफिनेट क्यों है? उसका कारण है कि कोहेसिव फोर्स सबसे स्ट्रांगेस्ट होता है किसमें? सॉलिड में. क्योंकि पार्टिकल्स एकदम चिपक के बैठेंगे ना. चिपक के बैठना मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. बरोबर है? तो इसके लिए यहां पे सॉलिड को डेफिनेट शेप मिलता है. लेकिन लिक्विड और गैसियस में डेफिनेट शेप होता नहीं है. वो शेप कौन सा लेते हैं? जिसमें आप डालोगे उस कंटेनर का वो शेप ले लेते हैं. एम आई राइट? लेकिन सॉलिड का अपना खुद का शेप है, लिक्विड और गैसियस का अपना खुद का शेप नहीं है. कड़ा लगा? नाउ अधेसिव फोर्स में आता है. अधेसिव फोर्स में ये लिखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक काम करो, द डिफरेंट मटेरियल, ऐसे लिखो, द डिफरेंट मटेरियल, द डिफरेंट मटेरियल स्टिक टुगेदर ड्यू टू adhesive force. ड्यू टू adhesive force. समझाता हूं ये चीज भी. डिफरेंट मटेरियल्स स्टिक टुगेदर मतलब वो चिपकेंगे एक दूसरे को. किसके वजह से? adhesive फोर्स की वजह से. हो गया? डन? अच्छा, अभी इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं कि डिफरेंट मटेरियल ये एक दूसरे के साथ कैसे चिपकते हैं. जैसे ये एक मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है. ये स्किन है, मेरे हाथ का क्या है? स्किन. चिपक रहा है क्या? नहीं चिपक रहा है. क्यों नहीं चिपक रहा है? क्योंकि ये सेम मटेरियल से बना हुआ है. लेकिन यही हाथ में कोई गम को लगा दूं, गम होता है ना, फेविकॉल या ऐसा कुछ, उसके ऊपर रख दूं तो चिपकेगा हाथ? क्यों चिपकेगा? क्योंकि स्किन का मटेरियल अलग है और वो गम का मटेरियल अलग रहेगा. डिफरेंट मटेरियल तो स्टिक करेंगे. और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अधेसिव फोर्स. हमेशा याद रखना, अधेसिव फोर्स ही डिफरेंट मटेरियल को क्या करेंगे? स्टिक करेंगे. कड़ा लगा? ये स्टिक क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ
adhesive force. Got it? So अभी आते हैं जो आपको समझाना है मुझे डायग्रामेटिकली. देखो अभी कोहेसिव फोर्स एंड अधेसिव फोर्स, ये दोनों चीज अभी आपको समझ में आएगी तुरंत. ये कंटेनर है, ठीक है, ऐसे समझो आप. ये कंटेनर के अंदर मैंने क्या फिल किया हुआ है? वाटर. बरोबर है. ये कंटेनर कैसे बना है? ग्लास से बना हुआ है. कैसे बना है? ग्लास. और ये आपका पानी है, वाटर. कोहेसिव फोर्स किसको कहोगे आप? जहां पे सेम सब्सटेंस के बीच का क्या रहता है? फोर्स. तो अभी मैंने यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल W1 और W2. तो जब ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या बोलोगे? कोहेसिव फोर्स बोलोगे. व्हाई? बिकॉज ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्या है गाइस? सेम सब्सटेंस के हैं. पानी है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स है. वाटर मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं? सेम सब्सटेंस. ये W1 भी एंड W2 भी, ये दोनों क्या है? सेम सब्सटेंस है. व्हाई सेम सब्सटेंस? बिकॉज ऑफ दे आर वाटर मॉलिक्यूल्स. और जब ऐसे कोई सेम सब्सटेंसेस आते हैं तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स. और जब अगेन कंटेनर, ये आपका ग्लास और ये आपका पानी, वाटर. अभी आप ऐसे सोचो कि ये आपका है वाटर मॉलिक्यूल. कौन सा मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल. और ये ग्लास का भी एक मॉलिक्यूल रहेगा यहां पे, दैट इज अ ग्लास मॉलिक्यूल. ठीक है, मैंने क्या बोला? ये आपका वाटर मॉलिक्यूल एंड ये मॉलिक्यूल आपका है ग्लास मॉलिक्यूल. बरोबर. तो आप देखोगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ग्लास मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे. जब ये अट्रैक्ट होते हैं तो यहां पे कौन सा फोर्स क्रिएट होता है? अधेसिव फोर्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. और एक बात आपको और एक चीज कहूं कि ये अधेसिव फोर्स के वजह से ये पानी ग्लास को चिपकता है. पानी ग्लास को क्यों चिपकेगा? अरे ग्लास के अंदर आप ग्लास लो, ग्लास का क्या बोलते हैं, ग्लास के अंदर आप पानी लेते हो ना, बरोबर है. ग्लास के अंदर पानी आता है, पानी ये ग्लास को चिपकता है कि नहीं चिपकता है? ग्लास को वेट करता है कि नहीं करता? गीला करता है ग्लास को. क्यों करता है ग्लास को गीला? क्योंकि इनके बीच में कौन सा फोर्स रहता है? अधेसिव फोर्स रहता है. गीला करना मतलब चिपकना, इन शॉर्ट. बरोबर है. तो ये ग्लास मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, इनके बीच का जो फोर्स है, दैट इज कॉल्ड अधेसिव फोर्स. गॉट इट? एक और एक चीज, इफ कोहेसिव फोर्स नीटाई का ये लेस देन अधेसिव फोर्स रहेगा. क्या बोला मैंने? कोहेसिव फोर्स लेस देन अधेसिव, मतलब अधेसिव फोर्स ग्रेटर है. जब अधेसिव फोर्स ग्रेटर रहेगा, देन आपका लिक्विड जो है विल स्टिक टू द वेसल, मतलब कंटेनर. अधेसिव फोर्स ग्रेटर होना चाहिए तो ही लिक्विड क्या रहेगा? स्टिक होगा आपका वेसल को, मतलब चिपकेगा, गीला करेगा. और आपका कोहेसिव फोर्स ये क्या होगा? ग्रेटर होगा. अभी यहां पे लेस है, अभी क्या होगा? कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन अधेसिव फोर्स. देन लिक्विड विल नॉट स्टिक टू द वेसल. ये फंडा है. तो आपका हमेशा लिक्विड स्टिक होता है, मतलब ग्लास मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ अधेसिव फोर्स. इसकी वजह से अधेसिव फोर्स हमेशा ग्रेटर होना चाहिए
देन कोहेसिव फोर्स। जब आपका कोहेसिव फोर्स ग्रेटर हो रहा है, इसका मतलब लिक्विड विल नॉट स्टिक टू द वेसल। तो वापस देखो, मैंने क्या स्टार्ट किया था, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या होता है? इट इज अ फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज एनी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय सम फोर्स इज कॉल्ड एज the intermolecular forces has two types: cohesive force, adhesive force. What is the cohesive force? The force between two molecules of a same substance. And what is the adhesive force? The force between two molecules of a different substances. आपका cohesive force सबसे strong solid में होता है और सबसे weak liquid and gaseous में होता है। इसके वजह से solid have a definite shape एंड डिफरेंट मटेरियल ये स्टिक होते हैं एक दूसरे के साथ ड्यू टू अधेसिव फोर्स। तो अधेसिव फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल को आपको स्टिक करना है, तो उनके बीच का जो फोर्स होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? अधेसिव फोर्स होना चाहिए। गॉट इट? राइट डाउन। नाउ गाइस, सेकंड डेफिनेशन, रेंज ऑफ molecular forces. Range of molecular force. Range of molecular force. डाल दी हेडलाइन। The maximum distance from the molecule up to which molecular force is effective is called range of molecular force. सिंपल डेफिनेशन है, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मॉलिक्यूल अप टू विच मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब आपका मॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव कब रहेगा? इस डिस्टेंस पे ही रहेगा। मतलब रेंज, आप बोलते हो ना मोबाइल की रेंज, मोबाइल की रेंज मतलब क्या होता है? वो जो फोर्स होता है सैटेलाइट से जो आती है कि नहीं, वहां का और आपके मोबाइल का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रेंज। बरोबर है ना? टावर, मोबाइल टावर और आपका मोबाइल, उसके बीच का क्या होता है? डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रेंज। एम आई राइट? तो ये ऐसा डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स का जिसके अंदर आपका मॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस will be few nanometer, मतलब 10⁻⁹। ये डिस्टेंस कैसे होता है? फ्यू नैनोमीटर, 10⁻⁹। और 10⁻⁹ है, इसके वजह से दिस इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्स, आर शॉर्ट रेंज फोर्स। क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है, इसका रेंज कितना है, जहां पे आपका मॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव है 10⁻⁹। और 10⁻⁹ मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस है, नैनोमीटर। ठीक है, तो 10⁻⁹ ये बहुत ही कम डिस्टेंस है, इसके लिए उस फोर्स को क्या बोला जाता है? शॉर्ट रेंज फोर्स। कळलं? तो ये आपके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कैसे है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्यों शॉर्ट रेंज फोर्स? क्योंकि इसका जो रेंज है वो कितना रहेगा? 10⁻⁹। मतलब इस डिस्टेंस पे आपका मॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहेगा? इफेक्टिव रहेगा। गॉट इट? हो गया? नाउ थर्ड डेफिनेशन, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्पेयर ऑफ
influence. It is an imaginary sphere. It is imaginary sphere with the molecule at its center and radius equal to molecular range. Equal to molecular range is called as sphere of influence. Is called as sphere of influence. क्या लिखा हुआ है गाइस? ये क्या है? एक इमेजिनरी स्फीयर है. इकडे बघा, ये एक मॉलिक्यूल है गाइस. ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है. एम आई राइट? या एक थोड़ा सा उसको बड़ा करके दिखाता हूं. ये एक मॉलिक्यूल है. नीट ऐका. ये मॉलिक्यूल आप देखोगे तो इसके आजू बाजू में एक स्फीयर बनता है. क्या बनता है? ये एक स्फीयर बनता है जो सच में नहीं बनेगा. ये एक्चुअल में क्या है? इमेजिनरी है. वो सच में दिखाई नहीं देता, वो सच में बनता नहीं है स्फीयर. लेकिन वो कैसे रहता है? इमेजिनरी स्फीयर रहता है. ठीक है. और इसी स्फीयर के इन्फ्लुएंस में आपका मॉलिक्यूल क्या करता है? अट्रैक्ट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को. देखो यहां पे क्या लिखा है? इट इज अ इमेजिनरी स्फीयर विथ अ मॉलिक्यूल. इट्स सेंटर मतलब मॉलिक्यूल का सेंटर एंड रेडियस. ये देखो रेडियस. ये रेडियस को आप आगे जाके ऐसे भी बढ़ा सकते हो. बरोबर है? ये रेडियस है आर. इक्वल है किसके साथ? इक्वल है मॉलिक्यूलर रेंज के साथ. इसका मतलब यह है कि ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर अंदर ही आपका मॉलिक्यूलर रेंज है. इसके बाहर मॉलिक्यूलर रेंज नहीं है. मतलब जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये इसी रेंज के अंदर होगा. ठीक है. मतलब इसी स्फीयर के अंदर होगा. ये स्फीयर के बाहर नहीं जा सकता. कळतंय मी काय बोलतोय की नाही कळालं? जैसे एक होता है ना लक्ष्मण रेखा. लक्ष्मण रेखा है, ये मॉलिक्यूल का लक्ष्मण रेखा कौन सा है? ये स्फीयर है. ये लक्ष्मण रेखा के बाहर जाके ये अट्रैक्ट नहीं होगा, या मॉलिक्यूलर रेंज ये इसके बाहर नहीं होगा. तो ये इसका पूरा क्या है? लक्ष्मण रेखा है. इसके अंदर अंदर ही वो सब चीज करेगा. एम आई राइट? दिस इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. एम आई राइट? और ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, नीचे लिखो इसके कि दिस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस is very effective within the sphere of influence. समझ में आया? आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये इसी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा. इसके बाहर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव नहीं रहेगा. Got it? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये इसकी लक्ष्मण रेखा है. इसी के अंदर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव है. इसके बाहर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव नहीं रहेगा. दैट इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. Got it? Now, fourth definition. यहां पे लिख रहा हूं फोर्थ डेफिनेशन. सरफेस फिल्म. सरफेस फिल्म. सरफेस फिल्म का मतलब क्या रहता है? एक लेयर होता है सरफेस का. आप चाय पीते हो? पक्का पीते हो चाय? चाय आप ठंडी करने के लिए रखते हो ना, या गरम गरम चाय एकदम लेते हो?
ठंडा करने के लिए आप रखते हो कि नहीं? जब ठंडा करने के लिए रखते हो तो उस चाय के ऊपर एक लेयर आता है एक लेयर, वो लेयर को साइड में करके आप पीते हो चाय को, एम आई राइट? उस लेयर को बोला जाएगा सरफेस फिल्म। एक एग्जांपल दिया मैंने, समझते हैं? सो लिक्विड का जो सरफेस लेयर होता है दैट इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। लिखो वहां पे, द सरफेस लेयर ऑफ द लिक्विड, सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड with the thickness equal to intermolecular forces is called surface film. Is called surface film. Done. And the last definition, fifth, free surface of the liquid. Free surface of liquid. Free surface of liquid. करें स्टार्ट गाइस। फ्री सरफेस, फ्री सरफेस का मतलब होता है सरफेस के ऊपर कोई भी स्ट्रेस ना होना। क्या बोला? वापस बोलो, मैंने क्या बोला? सरफेस के ऊपर कोई भी स्ट्रेस ना होना, दैट इज कॉल्ड फ्री सरफेस। फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूं, देखो अभी ये चीज सरफेस टेंशन के रिलेटेड है। जैसे ये एक सरफेस है, पकड़ तिकड़ूं, ये एक सरफेस है, दिख रहा है? इस सरफेस के ऊपर आप देखोगे तो ये सरफेस के ऊपर अभी कोई स्ट्रेस नहीं है, अभी कोई स्ट्रेस नहीं है क्या? कोई स्ट्रेस नहीं है। तो जैसे ये कोई स्ट्रेस नहीं है इसके सरफेस के ऊपर, क्योंकि ये लिक्विड का सरफेस है, लिक्विड के सरफेस के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा? फ्री सरफेस। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं रहता तो आप क्या रहते हो? फ्री बर्ड, एम आई राइट? तो वैसे इसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है तो ये क्या रहेगा? फ्री। लेकिन तिकड़ून पर खींच, अभी मैं खींच रहा हूं इसको, खींचा, तो जब मैंने इसको खींचा तो इसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है, देखो कितना स्ट्रेस है इसके ऊपर, इसको बोला जाता है सरफेस टेंशन। इसको क्या बोला जाता है? हाँ, लिक्विड के ऊपर जो टेंशन आता है ना, ये टेंशन है इसका। जो स्ट्रेच किया है ना मैंने, ये क्या है? उसका टेंशन है। तो दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और मैं टेंशन को रिमूव करूं तो ये नॉर्मल है, लेकिन मैं स्ट्रेच करूं तो ये क्या है? टेंशन है, एम आई राइट? सो ये मुझे आपको कहना था, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसके ऊपर कोई आदमी या कोई बंदा या कोई पत्थर, पत्थर को आप बोलते हो, चलो पत्थर का एग्जांपल लो, पत्थर आप रखे ना तो ये उछलेगा, क्यों? टेंशन के वजह से। लेकिन टेंशन नहीं है तो पत्थर क्या होगा? नीचे जाएगा। लेकिन टेंशन बढ़ गया तो पत्थर उछलेगा, कितना भी वेट का हो पत्थर, एम आई राइट? ये टेंशन की खासियत है, समझ में आ रहा है? सो दैट इज अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इट इज अ सरफेस ऑफ फ्लूइड which does not experience any shear stress, that is free surface of liquid.